हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रोमांटिसिज्म या फिर जो रोमांटिक पोइट्री थी उसकी क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट क्लासिसिज्म या न्यू क्लासिकल एज। तो रोमांटिसिज्म से पहले जो एज थी न्यू क्लासिकल एज या फिर जिसे ऑगस्टिन एज भी बोलते थे, जैसे कि जिसमें अलेक्जेंडर पॉप वगैरह राइटर्स हुए थे, उन्होंने जो क्लासिकल जो क्लासिकल पुराने जो वर्क्स थे उनको फॉलो किया था, और उनकी जो फॉर्म थी, जो उनकी स्टाइल थी, जो उनके रूल्स थे लिखने के, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, लिटरेचर के जो रूल्स थे उनको फॉलो करना स्टार्ट किया था। तो इस चीज़ के अगेंस्ट में रिएक्शन था रोमांटिसिज्म, मतलब उन्होंने रूल्स को मानने से मना कर दिया। जो पुरानी क्लासिकल फॉर्म थी, जिस तरह से स्टाइल थी, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया था। दे पे कंसंट्रेशन ऑन मैटर एंड नॉट ऑन फॉर्म ऑफ स्टाइल। और उन्होंने जो ये रोमांटिसिज्म के जो राइटर्स थे, उन्होंने जो मैटर है, जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पर वो लिख रहे हैं, उस पर कंसंट्रेट किया, नहीं कि जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप की होनी चाहिए, पोइट्री का फॉर्म कैसा होना चाहिए, उसकी स्टाइल कैसी होनी चाहिए, उस चीज़ पे ज़्यादा इन्होंने फोकस नहीं किया था। एडिशंस ऑफ स्टैंचनेस टू ब्यूटी, मतलब जो ब्यूटी है नेचर की या फिर कोई भी ब्यूटी हो, उसमें स्टैंचनेस मतलब जो अजीब हो, अजीब था मतलब जिसमें मिस्ट्री हो थोड़ी बहुत, जो सुपर नेचुरल टाइप की हो, उसको ऐड कर दिया था इसमें। नेक्स्ट इज लव ऑफ नेचर एंड नेचुरल ब्यूटी। और जो इस टाइप की जो रोमांटिसिज्म के जो राइटर्स थे, उन्होंने नेचर को, नेचर के लिए लव, मतलब नेचर के प्रति अपनी जो समर्पण है उसको दर्शाया था। और नेचर, उन्होंने वो एक स्लोगन था रूसो का, रिटर्न टू नेचर, मतलब प्रकृति की ओर चलो वापस, उसको फॉलो किया था। सेल्फ रिवलेशन, मतलब खुद को बताया, खुद के बारे में बताया था, या फिर खुद की जो फीलिंग है उसको ज़्यादा बताया था। सब्जेक्टिव कलरिंग। लव फॉर मैन, लव फॉर मैन मतलब हुआ कि उससे पहले जो क्लासिकल एज थी उसमें एरिस्टोक्लेसिक क्लास या फिर बहुत ही ऐसी फेयरी टेल्स टाइप की मतलब जो पोइट्री लिखी जाती थी, पर इसमें क्या हुआ, कॉमन आदमी को ध्यान में रखा गया था, और उसके हिसाब से फिर उसको सेंटर में रखे फिर जो उनकी पोइट्री थी वो लिखी गई थी। जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने बोला था कि लैंग्वेज शुड बी ऑफ अ सिंपल पीपल, कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज होती है, कॉमन मैन की जो लैंग्वेज होती है, उसको यूज़ करके वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री लिखी थी। नेक्स्ट इज पोइट्स हैड मोर सिंपैथी फॉर फेलो मैन एंड एनिमल्स। और जो इस ड्यूरेशन के जो पोइट्स थे, उनमें अपने जो साथ के जो इंसान, मतलब ह्यूमन बींग है, उनके लिए, जो एनिमल्स हैं नेचर में, उनके लिए ज़्यादा सिंपैथेटिक थे वो, मतलब वो भाव, उनकी जो फीलिंग को समझते थे, उनको दुख को समझते थे, एक्सप्रेस करना चाहते थे। द सटल सेंस ऑफ मिस्ट्री इन a subtle sense of mystery in which much is left to the imagination। और एक मिस्ट्री का सेंस था उनमें, जिसमें कि सूक्ष्मता थी मिस्ट्री को समझने की, और जो उसमें उन्होंने इमेजिनेशन को ऐड किया था। सुपर नेचुरल एटमोसफियर हाइटेंड द सेंस ऑफ मिस्ट्री। और उसमें जो मिस्ट्री थी, जो भी रहस्यपूर्ण रूप से वो अपनी पोइट्री को प्रेजेंट करते थे, उसके अंदर उन्होंने सुपर नेचुरल, जो कि बियॉन्ड नेचर हो, मतलब जो प्राकृतिक नहीं हो, जो नॉर्मली अपनी को दिखता नहीं है, उसका जो बियॉन्ड होता है, उसको उन्होंने ऐड किया था मिस्ट्री को हाइटेंड करने के लिए, मिस्ट्री को और बढ़ाने के लिए। मिडाइवल एलिमेंट्स इज़ द प्रिवेलिंग फीचर्स इन रोमांटिक पोइट्री। और जो रोमांटिक पोइट्री में क्या होता है, जो मिडाइवल पीरियड, यानी जो बीच का मिडाइवल पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर में, उस टाइम की जो बैलड्स वगैरह थी, जो भी फॉर्मेशन थी, जैसे कोई फोक टेल हो, फोकलोर हो, बैलड्स थी, उनको वापस उन्होंने रिवाइव किया था। रिवाइव किया मतलब उनको वापस से लिखना स्टार्ट किया, और उसके फॉर्मेशन, जो उनकी फॉर्म थी, जो स्टाइल थी, उनको उन्होंने वापस फॉलो करना स्टार्ट किया था। दिस अकाउंटेड फॉर ए रिवाइवल ऑफ द पास्ट, पर्टिकुलरली ऑफ मिडाइवल पीरियड विच इज़ सो फुल ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि मिडाइवल पीरियड में सब कुछ था, मतलब फॉकलोर बहुत ज़्यादा थे, ओरल जो था, टेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा थी, और साथ साथ में बैलड्स भी लिखे गए थे उस टाइम में, तो उनको उन्होंने फिर अपने सेंटर में रखा, अपनी चारों तरफ लिखना स्टार्ट किया था। लव ऑफ द एलिमेंटल सिंप्लिसिटीज़ ऑफ लाइफ दैट ऑफ अ चाइल्ड और ऑफ एन अनसोफिस्टिकेटेड कंट्रीमैन। और साथ में जो उन्होंने जो बताया था, वो लाइफ की जो सिंप्लिसिटीज़ होती है, जो मतलब जो सरलता होती है, जो सहजता होती है लाइफ की, उसको उन्होंने बताया था। जैसे वर्ड्सवर्थ ने बच्चे की सहजता को बताया था कि एक प्राकृतिक रूप से बच्चा कैसा होता है, बच्चे और नेचर ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं, बिकॉज दे आर
वो अपनी इनिशियल स्टेज में होते हैं, उनमें कुछ बनावटी आर्टिफिशियलिटी नहीं होती है दोनों में। तो बच्चे को बीच में रखा और अनसोफिस्टिकेटेड कंट्रीमैन मतलब ग्रामीण परिवेश का एक आदमी जो सोफिस्टिकेटेड नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर गंभीर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा जो घुटता नहीं है, उनको लेकर इन्होंने अपनी पोम्स को लिखा था। नेक्स्ट इज रोमांटिक पोइट्स टॉक अबाउट फीलिंग ऑफ हम्बल पीपल, एनिमल्स एंड चिल्ड्रन। दे आर इंटरेस्टेड इन नेचर, सीन इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और वो प्रकृति में भगवान का मतलब भगवान का रूप मानते थे प्रकृति को, कि भाई भगवान प्रकृति के हर कण कण में विराजमान है, ऐसा वो मानते थे, क्योंकि वो अपनी नेचुरल स्टेज में होती, जैसे वो बहुत उसमें आर्टिफिशियलिटी या फिर कुछ ऐसा अप्राकृतिक चीज़ ऐड नहीं होती है, तो वो एक मतलब इनिशियल स्टेज की है, तो जैसे ही भगवान ने उसको बनाया वैसे ही है, तो उनमें उनको भगवान की प्रेजेंस महसूस होती थी। और वो हम्बल पीपल के लिए, एनिमल्स और जो चिल्ड्रन है बच्चे, उनके लिए बहुत ज़्यादा फील करते थे। Important things for them are invention, imagination, spontaneity, nature, subjectivity, search for infinity and rebellion। और उनके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो रोमांटिक एज के पोइट्स थे उनके लिए, वो थी कि वो इन्वेंशन, जो भी इन्वेंट हो रहा है वो देखते थे। इमेजिनेशन मतलब वो अपनी कल्पनाओं को अपनी पोइट्री में उतारते थे, जैसे कि एस.टी. कोलरिज नॉर्मली यह चीज़ करते थे। साथ में स्पॉन्टेनिटी मतलब सततता होनी चाहिए उनकी भावनाओं में, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, जो भी वो लिख रहे हैं वो सतत होना चाहिए, ऐसा रेगुलर लिखना चाहिए। नेचर यानी प्रकृति से रिलेटेड होनी चाहिए। सब्जेक्टिविटी मतलब वो खुद के बारे में या खुद की जो फीलिंग होती है उसको उन्होंने प्रेजेंट किया था साथ साथ में। और साथ साथ सर्च फॉर इन्फिनिटी मतलब जो इन्फिनिटी या अनंतता है विश्व में, उसको वो सर्च करना चाहते थे, मतलब खोजना चाहते थे कि हर चीज़ की अनंतता, चाहे वो स्पिरिचुअलिज्म की हो चाहे वो नेचर की हो, वो हर चीज़ की इन्फिनिटी को खोजना चाहते थे। साथ में रिबेलियन किसके लिए, जो क्लासिकल्स या न्यू क्लासिकल एज में जो सेट नॉर्म्स थे, जो फॉर्म की स्टाइल थी, जो सेट रूल्स थे, उनके अगेंस्ट, कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, दे आर रिबेलियन अगेंस्ट दैट थिंग। और वो अपनी फीलिंग्स को खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ज़्यादा बिलीव करते थे। नेक्स्ट इज सिंपल सीन मतलब एक साधारण सीन होना चाहिए, उनकी जो इमेजिनेशन है या उनकी जो पोइट्री में साधारण सीन हुआ करता था। ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल बिगन्स टू एक्वायर ए न्यू वैल्यू। और उनकी पोइम्स में जो भी कोई भी चीज़ हो, चाहे प्रकृति हो या इंसान हो, उनको नई वैल्यू मिली, क्योंकि उन्होंने जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने कई ऐसे पोइम्स लिखे जिसमें जैसे एक बच्चे को सेंटर में लिख के लिखी, या फिर एक कोई गांव की लेडी है जो खेत में काम कर रही हो, उसको सेंटर में लेके लिखी थी उन्होंने पोइम्स। तो ऐसी पोइम्स न्यू क्लासिकल एज में नहीं लिखी जाती थी, वो इसमें बताया गया है। द यूनिवर्स हैज टू लेवल्स, द विजिबल जो कि नेचर है, एंड द इनविजिबल जो कि सुपर नेचुरल चीज़ है, सुपर नेचुरल जो कि बियॉन्ड नेचर हो। तो एस.टी. कोलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों ने वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि वो विजिबल यानी कि नेचर पे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो लिखेंगे, और एस.टी. कोलरिज ने जो कि इनविजिबल है, जो कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को यूज़ करके पोएम्स एस.टी. कोलरिज ने लिखी थी। द रोमांटिक्स इंडिविजुअलिज्म वॉज रिफ्लेक्टेड इन आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी। और जो रोमांटिक्स का इंडिविजुअलिज्म मतलब ये खुद की जो फेम को खोजना, उन्होंने आइसोलेशन मतलब शहर से बहुत दूर कहीं गांव के परिवेश में जाकर या फिर कहीं एकांत में जंगलों में जाकर ढूंढा था उन्होंने। एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन नेचर एंड इन द नेचुरल प्रिमिटिव एंड अनसिविलाइज्ड वे ऑफ लाइफ। और इस टाइम में नेचर में इंटरेस्ट पड़ा था, साथ में जो जैसे मैंने पहले बताया था कि मिडाइवल पीरियड की जो बैलेड्स वगैरह हैं, फोकलोर वगैरह थी। फोकलोर मतलब वहाँ के जो लोकगीत होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, नाट्य, उनमें जो यहाँ इस टाइप के जो पोइट्स थे उनका इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया था। A growing interest in scenery, especially its more untamed and disorderly manifestation। और नेचर का जो अनटैम्ड मतलब जो कि टैम्प नहीं किया, मतलब जिस तरह से वाइल्ड वो है, सुधारा नहीं गया हो, जिस प्रकृति जैसे जंगलों में हर चीज़ की घास वास मतलब कुछ सब कुछ है बिखरा हुआ, जैसा भी वो नेचुरल स्टेज में है वैसा ही होना चाहिए। अनटैम्ड वो हो गया मतलब उसमें कोई सुधार नहीं किया गया हो, उस चीज़ को वो अपनी पोएट्री में रिफ्लेक्ट करते थे। एन एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन मूड्स विद द मूड्स ऑफ नेचर। इंसान का जो मूड होता है, जो मानसिकता होती है, जो मन के विचार होते हैं या मनोस्थिति होती है, वो जो नेचर की मनोस्थिति के साथ में उन्होंने लिंक किया था।
एंड सो इज सब्जेक्टिव फीलिंग फॉर इट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। और प्रकृति का इंटरप्रिटेशन मतलब प्रकृति कब खुश होती है, जैसे फूल खिलते हैं तो खुशी का वातावरण हो जाता है, जब पत्ते झड़ जाते हैं तो वो दुख का हो जाता है, तो उसको उन्होंने इंटरप्रिटेट किया इंसान के मूड के साथ में, इंसान की खुशी के साथ में, इंसान के दुख को, गम को उन्होंने उसके साथ लिंक किया था। रोमांटिक नेचर poems are meditative poems on whose scenes the poet raises an emotional problem or personal crisis। और जो रोमांटिक नेचुरल पोइम्स थी उसमें मेडिटेटिव टाइप की थी, मतलब खुद के ध्यान मग्न अवस्था में होकर, जिसमें कि जो पोएट था वो खुद की जो मनोस्थिति होती थी उसको नेचर की मनोस्थिति के साथ लिंक करता था। जैसे कि पीबी शैली ने ऑन द वेस्ट विंड ओड ऑन द वेस्ट विंड लिखी थी, उसमें उन्होंने जो खुद की डिप्रेशन या फिर पैसिमिज्म को जो नेचर वेस्ट विंड थी उसके साथ में लिंक किया था, जो कि शायद नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनिटी एंड द नेचुरल जीनियस, जिसमें स्पॉन्टेनिटी यानी कि सततता होनी चाहिए आपकी पोएम में। एम्फेसिस ऑन द नीड फॉर स्पॉन्टेनिटी इन थॉट्स एंड एक्शन एंड इन द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। और इसमें ये था कि स्पेशली वर्ड्सवर्थ ने एम्फेसिस किया था कि थॉट्स और जो आपके एक्शन या फिर जो आपकी जो फीलिंग आप एक्सप्रेस कर रहे हो, थॉट्स आप एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए, यानी कि सततता होनी चाहिए, वो एक क्रम में होना चाहिए। इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस अटैच टू नेचुरल जीनियस एंड द पावर ऑफ द इमेजिनेशन। और साथ में जो नेचुरल जीनियस होती है उसको इम्पोर्टेंस दी, साथ और इमेजिनेशंस को, यानी कि कल्पना की पावर को इमेजिनेशन दी कि आप कहाँ तक कल्पना कर सकते हो, उसको आप अपनी पोएट्री में डिस्क्राइब कीजिए। The imagination in the romantic poetry was raised for being simply the faculty for creating fictions, apprehending and communicating truth। और imagination जो था इस romantic period में वो आपकी क्रिएटिंग फैकल्टी थी, मतलब इससे आप फिक्शन क्रिएट कर सकते हो, साथ साथ में जो ट्रूथ होते हैं उसको इमेजिनेशन के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, मतलब बता सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो। इंस्टिंक्ट यानी कि आपको जो महसूस होता है वो इमोशंस एंड द हर्ट रेदर देन रीज़न, इंटेलेक्चुअल एंड हेड आर ट्रस्टेड। तो इस टाइम में रोमांटिक पीरियड में रीज़न, इंटेलेक्चुअल और हेड यानी कि जो मस्तिष्क को ज़्यादा, आपकी जो तर्क शक्ति उसको ज़्यादा तवज्जो या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। इसकी बजाय इन्होंने आपके जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, आपकी जो भावनाएं होती है, आपके जो हृदय की जो स्थिति होती है, चाहे वो आप खुश हो या फिर उदास हो, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया था। और नेक्स्ट इज द रोमांटिक हीरो वाज ईदर ए सोलिटरी ड्रीमर हीरो। इसमें जो रोमांटिक हीरो की डिफाइन किया गया था, उसमें जो रोमांटिक हीरो होता है या तो वो एक सोलिटरी यानी अकेला होता है, ड्रीमर होता है यानी जो स्वप्न लोक में रहता है या जो सपने देखता है, और एन ईगोसेंट्रिक प्लेग्ड विद गिल्ट एंड रिमोर्स, या फिर कोई ईगोसेंट्रिक यानी कि बहुत ईगोस्टिक होता है, वो होता है सेपरेटेड फ्रॉम सोसाइटी, जो कि सोसाइटी से अलग हो गया हो, बिकॉज ही वॉज रिजेक्टेड इन, ही हैज़ रिजेक्टेड इन, और द बिकॉज इट हैज़ रिजेक्टेड ही। वो अलग क्यों हो गया, या तो उसने सोसाइटी को रिजेक्ट कर दिया या फिर सोसाइटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रोमांटिक हीरो। इट वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस द थीम ऑफ एग्जाइल। और जो रोमांटिसिज्म में एग्जाइल यानी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रस्थान कर जाना की जो फीलिंग होती है, जो थीम होती है, उसको इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि पहली बार यूज़ किया था। of the disinherited mind that could not find a spiritual home in its native land and society or anywhere in the modern world। कौन एग्जाइल किस लिए, क्योंकि जो इनहर्टेड मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको सोसाइटी में या फिर उसके नेटिव जगह पर या फिर उसको अपने जो चारों तरफ का जो वातावरण है, जो दुनिया है, उसमें जो उसको स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन चाहिए था, स्पिरिचुअल जो उसकी क्वेस्ट थी वो मतलब तृप्ति नहीं मिली थी, उसको अपनी जवाब नहीं मिली थी, इसलिए वो दुनिया से छोड़ छाड़ के एग्जाइल में चला गया था। नेक्स्ट इज द रोमांटिक पोइट्स ऑन द होल फ्रीड फ्रॉम द सिटी एंड टर्न टू नेचर। और जो रोमांटिक पोइट थे सारे के सारे नॉर्मली सिटी को छोड़कर नेचर की तरफ भागे थे, क्योंकि उन्हें सिटी में अपने जो सवाल थे या उनकी जो क्वेरी थी वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे उस चीज़ को, इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें हमारे जो भी सवाल है उनका जवाब नेचर में ही मिलेगा, प्रकृति के पास ही मिलेगा, तो इसलिए वो प्रकृति की गोद में चले जाना पसंद करते थे।
For them it was nature rather than society that was man's proper sitting. Man needed the help of nature to fulfill himself. उनके लिए नेचर सोसाइटी की जगह नेचर ही एक वो प्रॉपर सेटिंग थी जो एक इंसान को परिपूर्ण बनाती है। उसके बिना उन्हें लगता था कि हम अधूरे हैं। प्रकृति के पास जाकर उन्हें लगता था कि हमारे सारे सवालों के जवाब हमें मिल रहे हैं और हमें वो परिपूर्ण करती है। देयर वॉज अ शिफ्ट इन रिलीजियस आइडियाज़, और रोमांटिसिज्म की जो एज है उसमें आइडियाज़ थे, उसमें रिलीजियस आइडियाज़ थे, उसमें शिफ्ट हुआ था। मैनी राइटर्स फेल टू फाइंड क्रिश्चियनिटी सेटिस्फाइंग, और बहुत से राइटर्स को ऐसा फील होता था कि जो क्रिश्चियनिटी है वो उनके सवालों का जवाब देने में अक्षम है। There was a search for a spiritual reality which Orthodox Christianity did not appear to supply, और उनमें जो स्पिरिचुअल रियलिटी की सर्च थी, उनमें अर्ज थी, उसको जो ये क्रिश्चियनिटी है वो सेटिस्फाई करने में असफल रही थी। Though the second generation of romantic poets, especially Shelley and Byron, became notorious for their subversive and salacious work, later romantic poetry also retained many characteristics established by Blake and Wordsworth. Keats' odes, much like the poetry of Wordsworth, took inspiration from nature, and Byron's poetry had a strong introspective character. Shelley, Byron and Keats also acquired a posthumous reputation as romantic, और इन राइटर्स को जो रोमांटिक नाम दिया गया था वो उनके लाइफ स्पैन में नहीं दिया गया था, ये उनकी डेथ के बाद में मिला था इनको, बिकॉज मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स इंक्लूडिंग देयर ट्रेवल्स अराउंड यूरोप एंड द फैक्ट दे डाइड यंग कन्फर्म टू द इमर्जिंग 19th सेंचुरी आइडल टाइप ऑफ रोमांटिक हीरो। आज के लेक्चर में हमने जो रोमांटिक पोइट्री थी उसको डिस्कस किया था, और जो मेन चीज़ है हम कंक्लूज़न ये निकाल सकते हैं कि जो समरी इस टाइम में कर सकते हैं कि जो रोमांटिसिज्म के जो पोइट्स थे उन्होंने एक तो सेल्फ एक्सप्रेशन, जो खुद फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, सब्जेक्टिविटी यानी खुद इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, और जो उनकी लैंग्वेज होती है वो भी एकदम सिंपल या फिर कॉमन पीपल की होनी चाहिए, ये बात भी कही थी। इंक्लूडिंग दिस उन्होंने रिटर्न टू नेचर इस थीम को अप्लाई किया था अपनी पोइट्री में। ये मेन चीज़ें हैं जो रोमांटिक पोइट्स में इंक्लूड की थी अपनी पोइट्री में। आई थिंक आपको आज के लेक्चर में समझ में आ गया कि रोमांटिक पोइट्री की क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी। थैंक यू।